हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का टॉपर्स प्राइम चैनल में। इस वीडियो में आज हम पढ़ने वाले हैं जीके और जीएस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि 2023 के पेपर में पूछे गए थे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे, उन्हें थोड़ा डिटेल से जानेंगे, ठीक है। और ये जो आपका एग्ज़ाम आने वाला है DSSB 2024, उन सभी एग्ज़ामों के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे आप टीचिंग एग्ज़ाम दे रहे हैं चाहे नॉन टीचिंग दे रहे हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, तूफानों के संबंध में टाइफून क्या है। टाइफून बताना है कि टाइफून क्या है। यहाँ पे देखिए, अगर मैं इनकी बात करूं, 3 टर्म जो है हमेशा यहाँ से पूछी जाती हैं। एक टाइफून हो गया, टाइफून। दूसरा जो नाम आता है वो आता है हरिकेन, और तीसरा जो नाम आता है वो आता है साइक्लोन, ठीक है। ये तीनों की ही अगर मैं बात करूं तो ये क्या है, भारी बारिश करने वाले क्या हैं, चक्रवाती तूफान जो है ये हैं, ठीक है। ये तूफान जो होते हैं एक दूसरे से अलग होते हैं और अलग अलग इलाकों में जो है ये जो तूफान है ये आते हैं। जैसे सबसे पहले मैं बात करती हूँ टाइफून, यहाँ पे कहा गया है। टाइफून की अगर बात करें तो ये एक कम दबाव का एक ऐसा तूफान है जो समुद्र के गर्म इलाकों में उठता है, ठीक है। ओके, समुद्र के गर्म इलाकों में जो है ये उठता है। तो कहाँ से शुरुआत होती है इसके उठने की, पश्चिमी प्रशांत महासागर से ये उठता है और उसके बाद फिर ये जापान, ताइवान और फिलीपींस और पूर्वी चीन की तरफ जो है ये आगे बढ़ता जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, टाइफून। तो तूफानों के संबंध में टाइफून क्या है, पश्चिमी प्रशांत महासागर में उठने वाले हरिकेन मतलब वही तूफान ही कह सकते हैं, समतुल्य उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो पश्चिमी प्रशांत महासागर से उठता है उसको टाइफून बोला जाता है। फिर आता है साइक्लोन अगर हम देखें तो ये पश्चिमी प्रशांत महासागर और भारत के बंगाल के आसपास जो उठता है वो है, ठीक है। तो बंगाल की खाड़ी में शामिल होने वाला उष्णकटिबंधीय चक्रवात, तो इसको हम क्या बोलते हैं, साइक्लोन बोलते हैं। ये जो भारत की बात जिसमें की जा रही है वो क्या हो जाएगा, साइक्लोन हो जाएगा, ठीक है। और एक और बात है हरिकेन जो है ये आते हैं अटलांटिक और पूर्वी प्रशांत महासागर से उठने वाले तूफान को हरिकेन कहा जाता है। तो ये अगर पूछा जाए तो ये हो जाएगा हरिकेन, ठीक है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जागोई और चोलोम निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की 2 प्रमुख शाखाएं हैं। कौन कौन सी पूछी हैं, जागोई और चोलोम। तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मणिपुरी नृत्य की। ये दोनों जो हैं किसकी प्रमुख शाखाएं हैं, मणिपुरी नृत्य की 2 प्रमुख शाखाएं हैं, ठीक है। तो राइट आंसर सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। तो ये आपको इसमें याद रखना है। मणिपुरी एक प्राचीन शास्त्रीय नृत्य शैली है जिसकी उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है, मणिपुर से मानी जाती है। जिसकी उत्पत्ति जो है वो मणिपुर राज्य से मानी जाती है, ठीक है। इसके अलावा और जो चीज़ें आपको याद रखनी है, क्या, जागोई की अगर मैं बात करूं तो ये लास्य तत्व का प्रतिनिधित्व करती है। किसका प्रतिनिधित्व करती है, लास्य का, वेट एक मिनट, लास्य का। और अगर चोलोम की बात करें तो ये किसका प्रतिनिधित्व कर रही है, तांडव का। शास्त्रीय नृत्य के तांडव रूप का प्रतिनिधित्व कौन सी करती है, चोलोम करती है, ठीक है। इसके अलावा कुछ और पॉइंट भी जो है आपको इसके पता होने चाहिए। मणिपुर में और भी महत्वपूर्ण नृत्य हैं। ये तो बात हो गई क्लासिकल डांस की। अब वहाँ के जो है फोक डांस भी होते हैं। जैसे एक लाई हरोबा पूछा जाता है कई बार, लाई हरोबा महोत्सव ये कहाँ मनाया जाता है, तो ये जो है मणिपुर में ही मनाया जाता है। तो पूरी वीडियो जो है स्टैटिक जीके की मैं लेके आ रही हूँ, वो देखना आप, उससे बाहर आपको कुछ नहीं मिलेगा, सारे पॉइंट्स उसमें कवर करवाए जाएंगे विद PYQ। तो अभी सिर्फ हम जो प्रीवियस ईयर जो 2023 में पूछे गए हैं इसमें से वो कवर कर रहे हैं, लेकिन वो वीडियो भी आपको जल्दी ही मिल जाएगी जहाँ पे आप टॉपिक वाइज इन चीज़ों को पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं सिर्फ यही बता रही हूँ कि फोक डांस भी जो है मणिपुर का पूछा जाता है, जिससे लाई हरोबा महोत्सव होता है ये, ठीक है।
तो ये पूछा जाता है। एक थांगता नृत्य पूछा जाता है, थांगता कला कह सकते हैं आप उसको। तो ये भी जो है कहाँ की है, मणिपुर की ही है थांगता। ठीक है, ओके। चलिए ये कह सकते हैं कि थांगता जो है ये मणिपुर का मार्शल आर्ट, मणिपुर का मार्शल आर्ट करके भी अगर पूछा जाता है तो क्या हो जाएगा, थांगता हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए बाकी इसमें आप देख सकते हैं। तो कथक कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, कथक यूपी का, उत्तर प्रदेश का। और कथक कली की अगर मैं बात करूं तो केरला का है, और ओडिसी जो है ओडिशा का है। ओडिसी कहाँ का है, ओडिशा का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, चलिए जी अगला देखिए। निम्नलिखित में से क्या प्लाज्मा झिल्ली से छोटे अणुओं के परिवहन की एक विधि नहीं है, पूछा है इसने। जो प्लाज्मा झिल्ली से छोटे अणुओं के परिवहन की विधि नहीं है, तो ये तीनों है, सक्रिय परिवहन, विसरण और प्रासरण। जो नहीं है वो है अंतः कोशिकता। ठीक है, ठीक है, तो ये आपको याद रखनी है। जो मेथड्स होते हैं ट्रांसपोर्टिंग स्मॉल मॉलिक्यूल्स अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन में के लिए जो है 3 मेथड होते हैं स्मॉल मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। कौन कौन से होते हैं, एक है सक्रिय परिवहन, यानी कि आप इसको बोल सकते हैं इंग्लिश में एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, एक डिफ्यूजन होता है और एक फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है। ठीक है, तो ये 3 होते हैं, सक्रिय परिवहन, विसरण और प्रासरण। अंतःकोशिकता नहीं होता है, तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा। चलिए अगला देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी एक उत्कृष्ट गैस है। यहाँ पे ये पूछा गया है कि कौन सी जो है इसमें से उत्कृष्ट गैस है। उत्कृष्ट गैस को आप क्या बोल सकते हैं इंग्लिश में, इनर्ट गैस है, इनर्ट गैस, या आप इसको नोबल गैस बोल सकते हैं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि इनर्ट गैस या नोबल गैस उत्कृष्ट गैस से कितनी है, 6 हैं। ठीक है, उन 6 का 6 नाम आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस है उत्कृष्ट गैसों का, नोबल गैसेस का, डीएसएस में बहुत बार पूछा गया है। तो 6 होती है, कौन कौन सी होती है, हीलियम होती है, ठीक है, नियोन होती है, Ni से डिनोट करते हैं, आर्गन होती है जिसको Ar से डिनोट किया जाता है, और उसके अलावा क्रिप्टॉन होती है जिसको Kr से डिनोट करते हैं, और इसके अलावा एक और है जिनोन, वेट अ सेकेंड, जिनोन, और लास्ट होती है रेडोन, Rn से डिनोट करते हैं। तो ये 6 हो जाएंगी, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन और रेडोन, Rn। ठीक है, तो इनमें से कौन सी हो जाएगी नोबल गैस, क्रिप्टॉन जो है नोबल गैस हो जाएगी। पीरियोडिक टेबल में किस ग्रुप में होती है, ये ग्रुप 18 में होती है। तो ये भी पूछ सकता है पीरियोडिक टेबल में कौन से ग्रुप में होती है, तो ग्रुप 18 में होती है नोबल गैसेस। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अभी क्वेश्चन नंबर 8 है, रेगुलेटिंग एक्ट में कौन सा कथन गलत है, बताना है इसमें। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट अगर हम देखें क्या था, अंग्रेज जब भारत में थे तो उन्होंने भारत पर शासन करने के लिए समय समय पर टाइम पर कुछ एक्ट जो थे बनाए थे। ठीक है, जिनके द्वारा जो ब्रिटिश शासन था वो भारत में जो था अपनी सरकार चला रहा था किसी तरीके से। फिर कुछ चीज़ें उसे गलत लगी या जो भी लगा उसके अकॉर्डिंग जो है फिर अलग अलग एक्ट जो थे आते रहे थे। और रेगुलेटिंग एक्ट जो था ऐसा पहला एक्ट, मतलब पहला एक्ट जो आया था वो रेगुलेटिंग एक्ट था, या पहला कदम बोल सकते हैं। ठीक है, कंपनी के मामले में जब ब्रिटिश सरकार ने हस्तक्षेप किया था ये पहला कदम था। ठीक, तो फर्स्ट पॉइंट इसमें है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय क्षेत्रों प्रमुखतः बंगाल के नियमन के लिए ब्रिटिश सांसद द्वारा कानून पारित किया गया था। तो ये बिल्कुल सही है, ये बंगाल के लिए किया गया था, तो ये हो जाएगा। यह कंपनी के क्षेत्रीय मामलों में ब्रिटिश सरकार द्वारा किया गया दूसरा नहीं, ये पहला ही कदम था। ठीक है, तो इसीलिए ये गलत हो जाएगा। कौन सा कथन गलत है ये पूछा था इसने। ठीक है, तो केवल 2 जो है यहाँ पे गलत हो जाएगा। इस अधिनियम का मुख्य प्रावधान बंगाल की फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी में गवर्नर जनरल की नियुक्ति थी, जिसके पास मद्रास और बॉम्बे की प्रेसिडेंसी पर पर्यवेक्षी शक्तियों का अधिकार था। तो ये पॉइंट भी बिल्कुल यहाँ पे क्या है, सही हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने के लिए की दिशा में ब्रिटिश सरकार का क्या था, पहला कदम था। ठीक है, और इसी के द्वारा जो है पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली थी। किसके द्वारा, 1773 के एक्ट के द्वारा। ओके, एक और क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है कि कौन से एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल का नाम जो था दिया गया था। मतलब बंगाल के गवर्नर से क्या कर दिया गया था, बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया था। तो ये भी इसी एक्ट के तहत किया गया था।
ठीक है, तो ये भी आपको इसमें याद रखना है। और पहले गवर्नर कौन थे? पहले गवर्नर कौन थे? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग बंगाल के। ठीक है, ये भी पूछ सकते हैं। ओके, किसमें पूछा गया है गवर्नर जिसके पास मद्रास पर्यवेक्षी शक्तियों का अधिकार था। ओके, इससे पहले देखिए क्या था, मद्रास और बम्बई के गवर्नर जनरल जो थे वो मद्रास और बम्बई के गवर्नर जो थे इसके तहत बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए थे। लेकिन अगर हम 1773 से पहले देखें तो क्या था, तीनों जो थी वो अलग अलग प्रेसिडेंसी थी। लेकिन 1773 के एक्ट के अकॉर्डिंग क्या हुआ, बम्बई और मद्रास दोनों ही जो थी वो बंगाल के गवर्नर जनरल के अंडर में आ गई थी। ठीक है, तो ये 1773 के एक्ट में ही हुआ था। तो यहाँ पे केवल 2 जो है क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला देखिए। अक्टूबर 2022 में निम्नलिखित में से किसने एक सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल का सफल प्रक्षेपण किया जिससे कि भारत के जवाबी हमले की परमाणु क्षमता की पुष्टि हुई थी? तो वो कौन सा था? INS अरिहंत था। ठीक है, ओके, एक और चीज़ है, एक बार आप बता दीजिएगा कमेंट करके कि जो ऑप्शंस है वो आपको मतलब ऐसे आंसर टिक ना किया हुआ वो चाहिए या फिर ऐसे के ऐसे ही सही है। एक बार प्लीज़ एक बार कमेंट कर दीजिएगा। अगर आपको वैसा चाहिए कि आप खुद से उस को जवाब को देना चाहते हैं तो अगली वीडियो से जो है फिर इस तरीके से कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए। व्यापगत के सिद्धांत या हड़प नीति के तहत निम्नलिखित में से किस रियासत को हड़प लिया गया था? तो ये कौन सी नीति की बात हो रही है? हड़प नीति की, जिसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है वो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ये कहा जाता है। सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है कि हड़प नीति किसने बनाई थी? तो लॉर्ड डलहौजी ने, लॉर्ड डलहौजी ने। फिर सेकंड क्वेश्चन कि 1857 का जब स्वतंत्रता संग्राम हुआ उस वक्त गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड डलहौजी ही थे, क्योंकि ये गवर्नर जनरल जो थे कब तक रहे थे? 1848 से लेकर, ठीक है, 1856 तक। ठीक है, 1848 से लेकर 1856 तक जो था गवर्नर जनरल के रूप में इन्होंने जो था कार्य किया था। ठीक है, और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या था कि अगर किसी राजा का कोई उत्तराधिकारी नहीं होता है तो उसके दत्तक अधिकारी, जो दत्तक उत्तराधिकारी होते हैं यानी कि जो गोद लिए हुए होते हैं उन्हें जो है वो राजपाट जो है नहीं सौंपा जाएगा और उसको जो है किस में मिला लिया जाएगा? फिर जो भी अंग्रेजी शासन था उसमें जो था उसको मिला लिया जाता था। ठीक है, तो गोद लेने वाले को उत्तराधिकारी नहीं माना जाता था। तो ये एक नीति थी। और इसमें जो है सबसे पहले किस रियासत को हड़पा गया था? तो 1848 में सतारा को सबसे पहले जो था अपने अधीन किया गया था। फिर 1854 में नागपुर, झांसी को भी जो था अधिग्रहण कर लिया गया था। ठीक है, ओके, ठीक है, तो सतारा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। कब किया गया था? 1848। फिर 1800 अगर आपसे पूछा जाए 1854 में जो था कौन सा था? नागपुर, झांसी, यहाँ पर भी जो था इसको हड़पा गया था 1854 में। लेकिन सबसे पहले सतारा याद रखना है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय है? देखिए 2 होते हैं, एक संवैधानिक निकाय होता है और दूसरा होता है गैर संवैधानिक निकाय। दोनों ही आपको पता होने चाहिए। ठीक है, संवैधानिक निकाय क्या होते हैं? जिनका प्रावधान भारतीय संविधान में देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को चलाने के लिए किया गया है। और दूसरे होते हैं गैर संवैधानिक निकाय। ठीक, देखिए अब देख लेते हैं कौन सा किस में आता है, ये पता होना चाहिए। देखिए संवैधानिक निकाय कौन सा हो जाएगा इसमें? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। और भी जैसे भारतीय निर्वाचन जैसे भारत निर्वाचन आयोग हो गया। ठीक है, निर्वाचन आयोग के जो भी निर्णय हो गए, अनुसूचित जनजाति आयोग हो गया, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक हो गया, महान्यायवादी हो गया, सर्वोच्च न्यायालय हो गया, ये सारे क्या संवैधानिक निकाय हैं। फिर बात करते हैं गैर संवैधानिक की, तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग है, मानवाधिकार आयोग है, केंद्रीय सतर्कता आयोग है, ये सारे क्या हैं? गैर संवैधानिक निकाय हैं। ठीक है, भारत का विधि आयोग हो गया। ठीक है,
इसके अलावा एक और नीति आयोग कई बार ऑप्शन में दे दिया जाता है, तो ये भी एक क्या है, गैर संवैधानिक आयोग है। भारतीय खाद्य निगम है, भारतीय रिजर्व बैंक हो गया, सेंट्रल जू अथॉरिटी हो गया, ठीक, ये सारे क्या हैं, गैर संवैधानिक निकाय हैं। ओके, तो इसमें याद रखिएगा, एक तो भारत का विधि आयोग आपको याद रखना ही रखना है, फिर मानव अधिकार आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग, ये क्या है, गैर संवैधानिक है। नीति आयोग भी क्या है, गैर संवैधानिक है। और यहाँ पे संवैधानिक में आ जाएगा निर्वाचन आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, ठीक है, जाति या जनजाति जो भी लिखा मिले वो सब। भारत का महान्यायवादी, नियंत्रक मालिका परीक्षक, सर्वोच्च न्यायालय, अधिकरण, वित्त आयोग, ये सब जो है किस में आएंगे, निर्वाचन आयोग, एक निर्वाचन आयोग और याद रखना, वो भी जो है संवैधानिक निकाय में ही आता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अहोम साम्राज्य को किस शासक के नेतृत्व में मुगलों ने हड़प लिया था? अहोम साम्राज्य को तो किस शासक के नेतृत्व में? ये हो जाएगा यहाँ पे मीर जुमला, ठीक है, मीर जुमला जो है राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, ये हिस्ट्री के क्वेश्चन हैं, तो ऑब्वियस है कितना भी पढ़ लो, ये क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। ये कभी यूजीसी नेट का जो पेपर होता है वहाँ पे इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो प्रॉपर वहीं से ये पूछा गया है। तो अहोम साम्राज्य मीर जुमला हो जाएगा। मीर जुमला ने 1662 में जो था अहोम साम्राज्य पर जो था आक्रमण किया था, और 1663 में क्या किया था, इसको छोड़ दिया था। यहाँ पर अहोम साम्राज्य पर उस वक्त जो था वहाँ के जो राजा थे वो कौन थे? राजा सुतमला थे। और कब्जा जब इन्होंने कर लिया था, गढ़गांव एक जगह है, ठीक है, राजधानी थी इनके वहाँ की अहोम साम्राज्य की, इस पर जो था कब्जा जो था इसने मीर जुमला ने कर लिया था। उसके बाद फिर जो है राजा सुतमला को जो था भागना पड़ा था और छुपना पड़ा था, ठीक है, और फिर 1663 में इसको फ्री कर दिया था, तो मीर जुमला हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से ताल वाद्य को एक तरफ ताल और दूसरी तरफ थाप देकर बजाया जाता है? देखिए, एक तरफ किससे? ताल से, और दूसरी तरफ थाप, तो ये हो जाएगा पेरुमल मधु ड्रम, जिसको एक तरफ ताल और दूसरी तरफ जो है थाप देकर जो है बजाया जाता है। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने गोद लेने के समय भारतीय संविधान सबसे लंबा संविधान था जिसमें मूल रूप से कितने अनुच्छेद थे? क्या पूछ रहा है आपसे कि जब संविधान बना था तो उस वक्त उसमें कितने जो थे अनुच्छेद थे? ठीक है, तो मूल रूप से अगर हम देखें तो कितने अनुच्छेद थे? 395 अनुच्छेद थे। और भारत का संविधान जो था वो कब पारित हुआ था? 26 नवंबर 1949 पारित किया पूछा जाए, अंगीकार पूछा जाए, ये हो जाएगा 26 नवंबर 1949। पारित कब हुआ था, सॉरी लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को जो है भारत में संविधान लागू हुआ था। इसीलिए 26 जनवरी को हर साल जो है गणतंत्र दिवस जो है मनाया जाता है। ठीक है, और जब भारत का संविधान बना था तो मूल रूप से जो संविधान बना था उसमें कितने थे? 395 जो थे अनुच्छेद थे, 12 क्या थी? अनुसूचियां थी। और ये कितने भागों में विभाजित था? 25 भागों में, ठीक है, 22 भागों में, सॉरी, मूल रूप से अगर हम देखें तो 22 भागों में था, और उस वक्त 8 अनुसूचियां थी। मूल में पूछा है, सॉरी, ठीक है, मूल में कितनी थी? 8 अनुसूचियां थी और 22 भागों में विभाजित था। लेकिन अगर अब ये हम देखें तो कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं और 25 भागों में जो है ये विभाजित है। ठीक है, तो दोनों आपको पता होने चाहिए। 395 आर्टिकल थे, 8 अनुसूची थी और 22 भागों में विभाजित था। अभी जो है 12 भागों में विभाजित है और 25 भागों में विभाजित है और 12 क्या है? इसकी अनुसूचियां हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा, तो 395 हो जाएगा। सबसे लंबा जो संविधान है वो किसका है? भारत का ही है, लिखित संविधान, तो ये हो जाएगा। और कठोरता और लचीलेपन का ये मिश्रण है, इसकी विशेषता कई बार पूछ ली जाती है। इसमें संघात्मक और एकात्मकता दोनों का ये मिश्रण है। इसके अलावा मौलिक अधिकार इसमें दिए गए हैं, मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं, मतलब वही सारी चीज़ें इसमें हैं।
ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है प्लासी का युद्ध। 1757 में प्लासी की लड़ाई प्रसिद्ध हो गई क्योंकि यह भारत में कंपनी की पहली बड़ी जीत थी, जहां किसने प्लासी में सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी की सेना का नेतृत्व किया था। ओके, 1757 का प्लासी युद्ध 23 जून 1757 को हुआ था। और इस युद्ध में एक तरफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना थी तो दूसरी ओर बंगाल के नवाब की सेना थी। कंपनी की सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? रॉबर्ट क्लाइव कर रहा था। ठीक है, कौन कर रहा था? रॉबर्ट क्लाइव। और बंगाल का नवाब कौन था? नवाब सिराजुद्दौला। ठीक है, उसको जो था हरा दिया था। ठीक, तो रॉबर्ट क्लाइव यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। खान और खनिज अधिनियम 1957 का डैश केंद्र सरकार को खनिजों के संरक्षण और व्यवस्थित विकास के लिए नियम बनाने और पूर्वेक्षण या खनन कार्यों के कारण होने वाले किसी भी प्रदूषण को रोकने या नियंत्रित करके पर्यावरण की सुरक्षा के लिए नियम बनाने का अधिकार देता है। तो ये हो जाएगा 1957 का धारा 18। ठीक है, तो अब आप देख भी सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको स्ट्रेटेजी में ही बोला था, इस पर आप कम फोकस कीजिए, बाकी 4 सब्जेक्ट पे ज़्यादा करना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं जिसमें आपको बहुत कुछ, अगर आप पढ़ भी लेंगे तब भी आपको ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़िए और बाकी जो है 4 सब्जेक्ट्स पे अपना फोकस रखिए। देखिए आर्टिकल का क्वेश्चन है ये, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आदिवासी समूहों के विकास और कल्याण के लिए केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को विशेष धनराशि जो है प्रदान की जाती है? ओके, किसके लिए? आदिवासी समूहों के विकास और कल्याण के लिए केंद्र सरकार जो है ये देता है राज्य सरकारों को। तो कौन से अनुच्छेद में है ये? अनुच्छेद 275 में है, अनुच्छेद 275। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। इसमें अगर आप बाकी तीनों देखेंगे तो वो भी इंपॉर्टेंट है। जैसे सबसे पहले अनुच्छेद 243 की बात करेंगे तो इसमें पंचायत के अधिकार या शक्तियां जो भी हैं वो इसमें बताई गई हैं। फिर अनुच्छेद 332 है जिसमें राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और जनजाति सीटों को जो आरक्षण दिया जाता है, किसमें? राज्यों की विधानसभाएं जो होती हैं वो किसमें है? दिया गया है 332 में दिया गया है। ठीक है, एक 331 मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसमें क्या है? लोकसभा में जो एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं या ये जो प्रावधान है ये अनुच्छेद 331 में है। 330 में अगर आप देखेंगे तो ये लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के सीटों का आरक्षण है। तो अब आपने देखा, देखिए 330 में है लोकसभा के अनुसूचित जनजाति और जाति का, और 332 में है राज्य की विधानसभाओं, और 331 में क्या आ गया? लोकसभा में ही एंग्लो इंडियंस, पहले अनुसूचित जाति का है फिर एंग्लो इंडियंस का है, फिर 332 में राज्यसभा की अनुसूचित जाति और जनजातियों का है। ठीक है, और 333 में क्या हो जाएगा? राज्यसभा की विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन समुदाय, लोकसभा राज्य विधानसभा 330 से 32, फिर 31 में जैसे एंग्लो इंडियन था तो 332 में राज्य विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व। तो ये चारों इंपॉर्टेंट है 330 से लेकर 333 तक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन भी आर्टिकल का है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा हर 5 साल में एक वित्त आयोग की स्थापना, यानी कि इसमें सिंपल इतना पूछा गया कि वित्त आयोग की जो स्थापना होती है वो किस अनुच्छेद में है? तो ये हो जाएगा आर्टिकल 280 में, 280 में इसका प्रावधान है। ठीक है, फिर इसमें और आर्टिकल है जैसे 250 है। 250 क्या है कि अगर मान लीजिए आपातकाल की जो है घोषणा कर दी जाती है तो राज्य सूची के किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने की संसद की शक्ति, ये अनुच्छेद 250 में है। फिर यहाँ पे अनुच्छेद 270 दिया गया है और ये है संघ और कर से रिलेटेड है, संघ और राज्यों के बीच में जो कर लगाए जाते हैं उससे रिलेटेड है ये। ठीक है, और 290 की अगर मैं बात करूं तो 290 में जो है ये पेंशन से रिलेटेड है, कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस पता कर लीजिएगा। ठीक है, ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए ये रहा, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में डैश पर पाया जाता है। ओके, एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है अंडमान निकोबार में? बैरन द्वीप है, ये बंजर लिख रखा है, आई थिंक इसमें बैरन आएगा। ठीक है, क्योंकि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो है कौन सा है? बैरन द्वीप है,
एक मिनट, सॉरी, क्या हो जाएगा? बैरन द्वीप, बंजर द्वीप नहीं, बैरन द्वीप होएगा। ठीक है, तो बैरन द्वीप यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आखिरी बार ये 2017 में जो था फटा है, और ये भारत का एकमात्र जो है क्या है, सक्रिय ज्वालामुखी है। ओके, एक निष्क्रिय होते हैं जो कि पिछले 10,000 सालों में जो नहीं फटे हैं वो निष्क्रिय होते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस नेता ने तुर्की अमीरों की पंक्ति ग्रुप ऑफ 40 तुर्के चहलगानी की स्थापना की, जिन्होंने सल्तनत के प्रशासन में सुल्तान को सलाह दी और मदद की? तो किसने की थी? इल्तुतमिश ने की थी। बलबन भी जो था इस चहलगानी का क्या था, सदस्य रहा है। ठीक है, तो इसकी जो शुरुआत थी वो किसने की थी? इल्तुतमिश ने की थे। ठीक है, देखिए, एक पिंड तब तक आराम की स्थिति में या एक सीधी रेखा में एक समान गति में रहता है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए। यह भौतिकी का कौन सा नियम है? तो कौन सा है? न्यूटन की गति का। यानी कि जब तक हम उस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे वो एज इट इज रहेगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा न्यूटन का की गति का प्रथम नियम। ठीक है, न्यूटन के कितने लॉ हैं? 3 लॉ हैं। ओके, 3 नियम है ना। पहला तो हमने देख लिया कि अगर कोई चीज़ स्थिर है और उस पर बाहरी बल ना लगाया जाए तो एज इट इज़ जो है वो रहती है। ओके, और जो तीसरा था वो एक्शन और रिएक्शन का है, और दूसरा जो नियम है वो द्रव्यमान और त्वरण के बराबर है। गति में जो परिवर्तन होता है उसके समानुपाती करके जो है कुछ है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो इसमें जो है फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। गति के 3 नियम पूछा जा सकता है किसने दिए, तो सर आइजैक न्यूटन के द्वारा दिए गए थे। और तो इसमें 3 जो है इसमें पूछा भी जाता है। देखिए, पहला नियम जैसे आप इसको क्या कह सकते हैं, जड़त्व का नियम बोल सकते हैं। दूसरे को आप क्या बोल सकते हैं, द्रव्यमान और त्वरण का नियम। द्रव्यमान और त्वरण का नियम जो रहेगा वो कौन सा रहेगा? दूसरा रहेगा। और तीसरा है गति का तीसरा नियम जिसमें एक्शन और रिएक्शन होता है। ठीक है, एक्शन का रिएक्शन होता है। प्रत्येक क्रिया के लिए समान और विपरीत प्रतिक्रिया जो है होती है, ये दूसरा नियम होता है। ठीक है, तो ये 3 नियम होते हैं इसके। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आमेर किला या अंबर किला भारत के किस राज्य में स्थित एक किला है? देखिए, किले से भी क्वेश्चन पूछा गया है। कौन सा पूछा गया है? आमेर का किला। तो आमेर का किला कहाँ पर है? राजस्थान में है। ठीक है, जयपुर में ही है ये। ठीक, चलिए देखिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी लोक गायन शैली है जिसमें प्राचीन भारतीय महाकाव्य महाभारत की कहानियों का वर्णन शामिल है? क्या पूछा गया है यहाँ पे? लोक गायन शैली है ये, तो ये हो जाएगी पंडवानी। ठीक है, और ये कहाँ पे जो है प्रदर्शन इसका किया जाता है? छत्तीसगढ़ में। ये लोक गीत है वहाँ का, पंडवानी। तो ये याद रखिएगा कहाँ की हो जाएगी। तो पंडवानी पूछ भी सकते हैं, पूछा भी गया है ये कि पंडवानी की कहाँ की सबसे प्रसिद्ध लोक कथा है? तो ये छत्तीसगढ़ की है, ये याद रखना है आपको। ठीक है, और महाभारत की कहानियाँ का वर्णन जो है इसमें मिलता है। ठीक, लावणी पूछा जाता है कई बार। लावणी ये रहा, इसमें देखिए ऑप्शन भी है, महाराष्ट्र का है ये। कहाँ का है? महाराष्ट्र का। ठीक है, बिहू गीत पूछा जाता है तो असम का है। चक्री पूछा जाए तो जम्मू एंड कश्मीर का है चक्री। भटियाली, इसमें भटियाली है तो ये बंगाल का है। भटियाली कहाँ का है? बंगाल का। या बाउल भी पूछा जाता है कई बार करके, तो बाउल भी बंगाल का है। भटियाली और बाउल दोनों ही कहाँ के हैं? बंगाल के हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1816 के एंग्लो नेपाली युद्ध की पहली लड़ाई थी जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल की सेनाओं के बीच लड़ी गई थी, जिस पर उस समय गोरखा हाउस का शासन था। तो 1816 में हुई थी ये लड़ाई एंग्लो और नेपाली के बीच में। तो ये था नाला पानी का युद्ध। कौन सा युद्ध था? नाला पानी का युद्ध। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, जो कि नेपाल और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ था 1816 में। नेपाल नहीं, सॉरी, एंग्लो और नेपाली युद्ध। ठीक है, गोरखा युद्ध के नाम से भी जाना जाता है इसे। ओके, तो ये हो गया। इसमें मैंने जो है 2 पेपर के क्वेश्चन जो है ऐड किए हैं।
ठीक है। जो करंट के क्वेश्चन थे उस वक्त जब पूछे गए थे 2023 में ये पेपर हुआ था, तो 22 का जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो मैंने इसमें ऐड नहीं किए हैं, क्योंकि उन क्वेश्चंस को करने का भी कोई फ़ायदा नहीं था, बिकॉज करंट अफेयर्स जो है वो चेंज होती रहती है। तो अब जो है आपको जो फ़िलहाल का करंट अफेयर है वो पढ़ना है, तो इसीलिए मैंने जो है इसमें उन चीज़ों को क्वेश्चन नहीं उनको ऐड नहीं किया है। ठीक है, तो 2 पेपर इसमें ऐड हुए हैं। ठीक, तो ये थे क्वेश्चन। और जैसा कि मैंने आपको कहा था, प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि जो ऑप्शन रखने हैं वो सारे के सारे ब्लैक में रखने हैं, जिससे आपको आंसर ना पता चले और आप खुद से जो है उनको आंसर कर सकें। अगर ऐसा करना है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।